साल 2025 में एक और धमाकेदार ज़ॉम्बी फिल्म आ रही है। यहाँ के ज़ॉम्बी न केवल तेजी से भागते हैं बल्कि जल्दी से उड़ते हुए विमान को भी पकड़ लेते हैं। यहाँ तक कि कुछ ज़ॉम्बी ने शुरुआती बुद्धिमत्ता भी विकसित कर ली है। वे दुश्मनों को सूंघने के आधार पर हजारों मील दूर तक पीछा कर सकते हैं और तकनीक का उपयोग करके मानवीय दूरों को भेज सकते हैं। बहुत ज्यादा बातें न करते हुए मुख्य चित्र शुरू होता है। एक छोटा लड़का घर पर एनिमेशन देख रहा है। अचानक कार्यक्रम का सिग्नल बाधित होता है। स्क्रीन पर आपातकालीन समाचार आने लगता है। दुनिया भर में अज्ञात वायरस फैला है। संक्रमित लोग कुछ मिनट या दिनों के स्लीपिंग पीरियड के बाद सबके सब हिंसक जानवरों में बदल जाते हैं। इस वायरस की संक्रामकता अत्यंत अधिक है। कई शहर एक के बाद एक गिर गए। छोटा लड़का ध्यान से देख रहा था, तभी ऊपर से आवाज आई। उसने हिम्मत जुटाकर ऊपर जाकर देखा। यह उसकी बहन का शरारत थी। इस समय पिता ने वीडियो कॉल किया क्योंकि वह खुद बाहर ड्यूटी पर थे। उन्होंने पत्नी से कहा कि वह बच्चों को लेकर उपनगर में रिश्तेदार के घर चली जाए क्योंकि इस शहर में भी ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है। पिता के साथ उसके द्वारा बनाया हुआ भाग्यशाली कंगन देखकर छोटी लड़की एबी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस समय माँ ने सामान पैक कर लिया था। बाहर से कभी कभी आ रही चीख सुनकर वह जरा भी देर नहीं कर सकी और दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल गईं। कार में चढ़ने ही वाली थी कि अचानक एक संक्रमित व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया। एबी गाड़ी के नीचे छुप गई और अपनी आंखों से देखा कि उसके भाई पर कहर बरपा। छोटी लड़की डर के मारे कांप रही थी। काफी देर बाद उसने बाहर निकलकर देखने की सोची, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी माँ पहले ही बिना चेतना वाली ज़ॉम्बी में बदल चुकी है और अगले ही पल उसकी ओर बढ़ने लगी। इसी महत्वपूर्ण समय पर कुछ गोलियों की आवाज आई। यह अंकल मानो भगवान का रूप लेकर आए और एबी को समस्या से छुटकारा दिलाया। बाद में उन्होंने यह भी नहीं भुलाया कि लड़की को अपने कान ढकने को कहें और गोली मारकर बदलते हुए भाई का अंत कर दिया। देखते देखते 10 साल बीत गए। ज़ॉम्बी वायरस के प्रकोप के तहत मानव व्यवस्था पहले ही ढह चुकी है। कभी केफन हुआ शहरी अब खंडहरों में बदल चुके हैं। छोटी लड़की एबी अब बड़ी हो चुकी है और आसमानी दादा कैशियस के प्रशिक्षण में एक जंगल महिला योद्धा बन चुकी है। इन सालों से जंगल में जीवन व्यतीत करने के कारण एबी सामुदायिक जीवन की बहुत इच्छा रखती है। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश एक मानव बस्ती ढूंढकर वहां बसने की है। हालांकि कैसियस के दिल में सबसे आदर्श निवास स्थान समुद्र से दूर एक अकेला द्वीप है। अचानक आधी रात हो गई। कार्शियस को बाहरी अलार्म की आवाज से जाग उठाया। वह सावधानी पूर्वक तंबू के बाहर जाकर देखता है। एक ज़ॉम्बी अंधेरे से छलांग लगाकर आता है। कार्शियस ने लगातार कुछ गोलियां चलाकर उसे मार डाला। दोनों के दिल भारी हो गए क्योंकि ज़ॉम्बी समूह में रहना पसंद करते हैं। आसपास जरूर और भी बड़ी संख्या में होंगे। सवेरा नहीं हुआ था जब उन्होंने सामान बांध लिया और स्थानांतरण के लिए तैयार हो गए। अचानक घोड़े कुछ चिंतित होकर हिनहिनाए और कैसियस को खतरा महसूस हुआ। दोनों ने चारों ओर देखा और दूर एक जीप को ज़ॉम्बी से घिरा देखा। कैसियस का मूल विचार इसमें हस्तक्षेप न करने का था, लेकिन एबी ने बिना किसी चेतावनी के गोली चला दी। असमर्थ होकर वह शेष ज़ॉम्बीज़ का समाधान करने के लिए मजबूर था। दोनों घोड़े पर सवार होकर जीप के पास पहुंचे। वे स्वाभाविक रूप से सामान लूटने का मौका नहीं चूकेंगे। कार्शियस ने मृत व्यक्ति के जूते पसंद किए। उन्हें बदलते ही उसे कार के अंदर से वॉकी टॉकी की कॉल सुनाई दी। पता चला कि मृत सर्वाइवर का कुछ साथी भी थे और कार्शियस ने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। लेकिन तभी कुछ ऑफ रोड गाड़ियां वहां आ गईं और भारी संख्या में सशस्त्र सर्वाइवरों ने दोनों को घेर लिया। किसी ने कार्शियस द्वारा बदले गए जूते ढूंढ लिए और यह निष्कर्ष निकाला कि वे दोनों बिना किसी सीमा के लुटेरे हैं। जब दोनों पक्ष तनावपूर्ण आमने सामने थे, एक गर्भवती महिला गाड़ी से उतरकर अपने साथियों से एबी और उसके साथी को छोड़ने की अनुरोध करती है। इसी समय काला घोड़ा फिर से चेतावनी देता है। अगले ही पल दूर के जंगल से चीखें आती हैं। बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी बाढ़ की तरह चारों ओर से घाटी की ओर आते हैं। सभी भागने का समय नहीं होता है। वे केवल अपने हथियार निकालकर वहीं मुकाबला कर सकते हैं। एक महिला ज़ॉम्बी में स्पष्ट रूप से बुद्धिमत्ता बची थी। वह वहीं खड़ी हो जाती है। अपने साथियों को बहादुरी से लड़ते देखती है। दुश्मन जीवित बचे लोग बिना ठोस बाधा के थे और जल्दी ही उनकी संख्या कम होने लगी। एक ताकतवर व्यक्ति दुर्भाग्यवश एक ज़ॉम्बी द्वारा काट लिया गया। उसने खुद को गोली मारकर समाप्त करना चाहा, लेकिन पाया कि उसके पास कोई गोली नहीं थी। ध्यान देने वाली एबी ने गर्भवती महिला को जीप में बैठाया। कैशियस कार्शियस लड़ते लड़ते पीछे हटे और वह समझदार महिला ज़ॉम्बी को मार गिराया। फिर तुरंत गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाकर ज़ॉम्बीज़ के घेरे से बाहर निकल गया। एक काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी ने जब मर चुकी महिला ज़ॉम्बी को देखा तो जैसे उसकी पत्नी ही मर गई हो और उसने गुस्से में चिल्लाया। उधर कैशियस पहले ही गर्भवती महिला और उसके पति को लेकर ज़ॉम्बी का पीछा छोड़ा चुका था। पूछने पर उसे पता चला कि ये बचे लोग असल में एक नाम के जहाज नगर नामक बचे लोगों के कैंप में जाने का सोच रहे थे। एबी ने सुना और उसकी दिलचस्पी जाग उठी। क्या यह वही जगह नहीं है जिसकी वह हमेशा से चाहती थी? दिशा तय करने के बाद कियाशुसी कार चलाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन गाड़ी बीच रास्ते में ही खराब हो गई। यूनफू का पति नीचे उतरा और अपना परिचय दिया। उसका नाम दावेई है और वह एक पेशेवर यांत्रिक मरम्मत करता है। हालांकि क्योंकि पुर्जों की कमी है, यह कार निश्चित रूप से ठीक नहीं हो सकती। मजबूरी में कैसियस और अन्य लोगों को पैदल चलने का चयन करना पड़ा। पहाड़ी रास्ते के साथ आगे बढ़ते हुए कुछ ही समय में वे एबी के जन्म स्थान शहर पर पहुंच गए। यहाँ की ऊंची इमारतें अब भी खड़ी थीं, लेकिन हर जगह मृत सन्नाटा था। कैसियस ने एक खुली इमारत चुनी ताकि वे यहीं एक रात आराम कर सकें, ये सुनिश्चित करते हुए कि आसपास कोई खतरा नहीं है। लोगों ने अलाव जलाया और जमीन पर बैठ गए। जबकि एबी उस जगह के बारे में बेहद जिज्ञासु है जिसे नावनगर कहते हैं। वहाँ की गर्भवती महिला मेघन ने पहले ही वॉकी टॉकी से उनसे संपर्क कर लिया था। जैसा कि नाम से पता चलता है, नावनगर कई बड़ी नौकाओं से बना है जिसका जमीन से कोई संपर्क नहीं है, इसलिए यह बहुत सुरक्षित है और पानी और भोजन भी बहुत प्रचुर मात्रा में है। इसे जीवित बचे लोगों का सपना कहा जा सकता है। पवित्र स्थान। एआईबी इसे सुनकर बेहद उत्साहित हो गई, लेकिन कियाशुसी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। समय बर्बाद करने के बजाय वह बाहर ज्यादा से ज्यादा चौकसी और बम के जाल लगाने में व्यस्त रहना चाहता था। सब कुछ संपन्न करने के बाद कियाशुसी ने आगामी योजना बताई कि वह मेघन और उसके पति को एक निश्चित दूरी तक सुरक्षित लेकर जाएगा। उसके बाद दोनों अलग अलग रास्तों पर जाएंगे क्योंकि उसका लक्ष्य विपरीत दिशा का बंदरगाह था। एबी अपने चेहरे पर शर्मिंदगी के साथ चुपके से जाकर कैसियस से पूछने लगी कि वे उनके साथ शिप टाउन क्यों नहीं जा रहे हैं। कैसियस को समझता कि जहाँ ज्यादा लोग होते हैं वह स्थान अधिक खतरनाक होता है, लेकिन एबी इंसान की खतरनाक प्रकृति को नहीं समझ पा रही थी। कैसियस से जोरदार बहस के बाद उसने अकेले ऊपर जाकर रात में पहरा देने का फैसला किया। हालांकि दोनों यह नहीं जानते थे कि
पहले वाला काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी किसी तरह उनकी छोड़ी हुई गाड़ी तक पहुंच गया। लगता है यह ज़ॉम्बी नेता कैशियस के पीछे पड़ गया है। अगले दिन सुबह सुबह एबी अपने बचपन की एल्बम देख रहा था। अचानक नीचे पेड़ों से सरसराहट की आवाज आई। उसने महसूस किया कि ज़ॉम्बी अंदर आ गए हैं और वह नीचे जाकर सबको चेतावनी देने की सोची, लेकिन बीच में ही ज़ॉम्बी से मुठभेड़ हो गई। सौभाग्य से उसकी समस्या समाधान की क्षमता मजबूत थी। उसने पीछा कर रहे एक ज़ॉम्बी से छुटकारा पा लिया, लेकिन उसका शरीर संतुलन खो बैठा। इस समय कैसियस फिर से प्रकट हुए और एक बार फिर उसकी मदद की और संकट से बाहर निकाला। थोड़ी देर बाद काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी अपने साथियों के साथ आ गए, लेकिन दुर्भाग्यवश पहले से सेट किए गए जाल में फंस गए। कार्शियस ने विस्फोट की आवाज सुनी। उसका दिल धक से रह गया। उसे लगा कि उसे ज़ॉम्बी समूह ने पकड़ लिया है। इस समय एबी को अचानक याद आया कि थोड़ी दूर पर एक नागरिक हवाई अड्डा है, जहां बचपन में उसके पिता अक्सर उसे ले जाते थे। शायद वहां कुछ विमान बचा हो जिससे वे कई दिनों का सफर बचा सकते हैं। जिंगवा काशियस को उम्मीद नहीं थी, लेकिन एबी के बार बार जोर देने पर वह मान गया और देखने के लिए चल दिया। कुछ ही देर चलने के बाद एबी द्वारा बताए गए नागरिक हवाई अड्डा उनके सामने आ गया, लेकिन यह देखकर सभी को बेहद निराशा हुई कि वहां सब खाली पड़ा था। कोई विमान नहीं मिला। हालांकि एबी ने हार नहीं मानी। उसे याद है कि उसके पिता ने एक विशेष हैंगर खरीदा था जो अब एक छोटे टीले में बदल गया है और देखने में काफी छुपा हुआ लगता है। पुराने तरीके से दरवाजा खोलने पर उसके पिता का छोटा हवाई जहाज वास्तव में वहां पर अभी भी है। एबी ने गर्वित चेहरा बनाया। आखिरकार उसने कासियुस के सामने एक जीत हासिल की, लेकिन इस विमान का लंबे समय से उपयोग नहीं हुआ है। मैकेनिक डेविड ने कहा कि इसकी पहले मरम्मत करनी होगी। वहीं कासियुस और एबी दूर एक ऊंची इमारत पर पहरा देने के लिए जिम्मेदार थे, पर उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में ज़ॉम्बी लहरें इस तरफ आ रही हैं। कार्शियस जल्दी से दौड़कर मेघन दंपति को याद दिलाते हैं कि उन्हें 3 मिनट के अंदर उड़ान भरनी होगी, भले ही डेविड का निरीक्षण पूरा नहीं हुआ हो। उस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। जब देखते देखते ज़ॉम्बी पास आते जा रहे हैं, एबी बिना किसी दुविधा के धुंधली याददाश्त के आधार पर वास्तव में विमान शुरू कर देती है। लेकिन तब तक बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी रनवे पर आ पहुंचते हैं। उनकी गति लगभग धावकों जैसी है, जैसे वे आगे निकलने का मन बना रहे हों। काशियोसी ने चढ़ रहे ज़ॉम्बी को गोली मार दी। एबी ने भी आखिरकार संचालन प्रक्रिया को समझ लिया और विमान को स्थिर रूप से आकाश की ओर धकेला। काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी राजा आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में बेहद जटिल भावनाएं थीं। विमान में सवार सभी लोग खुशी से चहक उठे। उन्हें जल्दी ही जहाज समूह तक पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन अगले ही पल विमान की पूंछ से धुआं निकलने लगा और फिर यह सीधे जमीन की ओर गिरने लगा। सौभाग्य से वे काफी भाग्यशाली थे। विमान की ऊंचाई सीमित थी और बड़े पेड़ ने देखभाल की। चारों को केवल बाहरी चोटें आईं। विमान का अब उपयोग नहीं हो सकता था। उन्हें पैदल ही यात्रा जारी रखनी होगी। अनजाने में वे एक परित्यक्त रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। आसपास कोई ज़ॉम्बी नहीं थे, इसलिए कैसियस ने तय किया कि वे यहीं रात भर आराम करेंगे। बंदरगाह और जहाज के बेड़े पहाड़ की दूसरी तरफ थे और वे चारों कुछ दूरी तक साथ चल सकते थे। गर्भवती पत्नी को आराम से स्थापित करने के बाद डेविड अकेले ही एक कोच में दाखिल हुआ। उसने अपनी पैंट की टांग उठाई और एक भयंकर सा घाव दिखा। असल में उसे कुछ समय पहले एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। डेविड जानता था कि वह जल्दी ही ज़ॉम्बी में बदल जाएगा और वह खुद को गोली मारने का विचार करता है, पर गर्भवती पत्नी के बारे में सोचकर उसने इस विचार को छोड़ दिया। अगले दिन सुबह जल्दी कैशियस ने डेविड के पराये व्यवहार को महसूस किया और उसका ध्यान न होकर उसने उसकी पैंट की टांग उठाकर देखा और उसे ज़ॉम्बी द्वारा छोड़े गए निशान तुरंत नजर आ गए। लेकिन आगे एबी जोर दे रहा था, इसलिए वह वहीं पर डेविड को मारने का इरादा छोड़ने के लिए मजबूर था। अचानक रात हो गई और आगे बढ़ते हुए सभी ने एक फार्म हाउस देखा। कैसियस चुपचाप बंदूक लेकर आगे बढ़ा। तभी दरवाजे के पास लगे लाउड स्पीकर से चेतावनी की आवाज आई, जिससे पता चला कि अंदर कोई है। एबी सीधे आगे बढ़ी और कहा कि उनका इरादा बुरा नहीं है। यह जानने पर कि उनमें से एक गर्भवती है, मालिक का संदेह दूर हो गया। सभी हथियारों को जमा करने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति ने गर्मजोशी से सभी को घर के अंदर बुला लिया। उन्होंने वहां सोलर पावर और वर्षा जल फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा रखा था। आईबी आखिरकार गर्म पानी से नहा सकती थी। स्वादिष्ट रात के खाने का आनंद लेने के बाद कैसियस ने अपने कंप्यूटर को पूरा चार्ज किया, जिसमें उसकी और उसकी पत्नी की तस्वीरें संग्रहित थीं, जिसमें से एक उनकी गर्भवती पत्नी की थी। तस्वीरें देखने के बाद कैसियस मेगन के पास गया और कहा कि उसने अपना मन बदल लिया है। पहले उसे जहाज की ओर ले जाने का फैसला किया, फिर आईबी के साथ बंदरगाह की खोज करने का। इस समय मकान मालिक ने सभी को शराब भेंट की। सभी ने बहुत समय बाद इतने आराम से बातें की, लेकिन बात करते करते वे कुछ अजीब महसूस करने लगे। घर के मालिक को लगता था कि ज़ॉम्बी मानव विकास का अगला चरण है। उन्हें शीर्ष शिकारी के रूप में पृथ्वी पर शासन करना चाहिए, जैसे मनुष्य पहले लोभी होकर अन्य जानवरों का शिकार करते थे। इस तरह की कट्टरपंथी बातों से कुछ लोग चकित रह गए। केवल डेविड को अपनी हालत और भी बदतर लग रही थी। वह बाथरूम की तरफ दौड़ा और देखा कि उसके शरीर में वायरस पूरी तरह से फैल चुका था। जब डेविड फिर से हॉल में वापस आया तो उसने देखा कि काशियस और उसके 3 साथी पहले ही बेहोश हो चुके थे। घर के मालिक ने हाथ में पकड़े उपकरण का स्विच दबा दिया और डेविड ने अपने आप को कमजोर और जमीन पर गिरा हुआ महसूस किया। जब डेविड फिर से जागा तो उसने पाया कि वह और उसके साथी सब लटके हुए हैं। असल में घर के मालिक ने शराब में नशीला पदार्थ मिलाया था और उसकी असली पहचान एक जीव विज्ञानी विशेषज्ञ की थी। कई वर्षों के अनुसंधान के बाद घर के मालिक ने एक विशेष उपकरण का आविष्कार किया और खुद फंसकर आने वाले चाशिउसी दंग लोग स्वाभाविक रूप से दुर्लभ प्रयोग सामग्री बन गए। यह सब कहने के बाद ऊजू ने पीछे के पिंजरे को खोला, जिसमें उसकी पहले से ही ज़ॉम्बी बन चुकी पत्नी बंद थी। स्विच को घुमाने की कोशिश करते ही ज़ॉम्बी वास्तव में चाशिउसी की ओर बढ़ने लगी, लेकिन दावे ने वायरस की शक्ति के सहारे जम फिर रस्सी से छुटकारा पाकर उपकरण के नियंत्रण की अनदेखी करते हुए बंधे हुए काशियस और उसके साथियों को बचा लिया। जब मकान के मालिक ने देखा कि स्थिति गंभीर है तो वह तुरंत भाग निकले और जल्दी ही गायब हो गए।
काशियस अब वहाँ नहीं रुकना चाहते थे। उन्होंने बाहर एक कार पाई और सभी को घने जंगल की ओर ले गए, लेकिन मकान के मालिक इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उपयोग करके ज़ॉम्बी समूह को नियंत्रित करते हुए तेजी से पीछा किया। कैशियस कार चला रहा था और लगातार गति बढ़ा रहा था। कौन जानता था कि आगे का रास्ता एक टूटी हुई पेड़ द्वारा अवरुद्ध होगा। अब उन्हें अपनी कार छोड़कर भागना पड़ा। डेविड जानता था कि उसके पास बहुत समय नहीं है। उसने पीछे रुककर अवरोध बनाने का निर्णय लिया। पत्नी के साथ कुछ संक्षिप्त बातचीत के बाद वह दृढ़ता से ज़ॉम्बी के समूह में घुस गया, लेकिन यह केवल ज़ॉम्बी का पीछा करना थोड़ी देर के लिए रोक सका। कैसियस मेगन को पकड़े हुए लड़ते हुए पीछे हट रहे थे और जब वे ज़ॉम्बी के करीब आ गए तो उन्होंने एक मानव चौकी देखी। एबी ने अनुमान लगाया कि यह वही गंतव्य जहाज था। चौकी के गार्ड ने आवाज सुनकर ट्रिगर दबाया और हमलावर ज़ॉम्बी को निशाना बनाया। आगे के काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी ने अपने पीछा करने का इरादा रखने वाले सहायकों को रोक दिया, क्योंकि आगे पानी की धारा है जिसे वे पार नहीं कर सकते। थोड़ी ही देर में कार्शियस और अन्य लोग नाव से कैंप के केंद्र में पहुंचे। मेगन का पानी की थैली फट गई और उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। सौभाग्य से यहाँ एक विशेष डॉक्टर और वार्ड था। सुबह होते ही दोनों ने इस कैंप का पूरा दृश्य स्पष्ट रूप से देखा। कुछ बड़े जहाज एक साथ जुड़कर जमीन से दूर एक विशाल मंच बना रहे थे और आखिरकार कैशियस ने कैंप के प्रमुख से मुलाकात की। उन्होंने दोनों का यहाँ बसने के लिए स्वागत किया। हालांकि कुछ नियमों का पालन करना जरूरी था। कैशियस ने बिना सोचे समझे मुड़कर वापस जाने का निर्णय लिया। उन्हें लगा कि निर्जन द्वीप पर रहना ज्यादा आनंदमय होगा, लेकिन एबी ने यहाँ रुकने का फैसला कर लिया, क्योंकि वह अपने उम्र के दोस्तों के साथ जीवन की चाह रखती थी। दोनों इस कारण से काफी झगड़ा कर रहे थे। इसी समय डॉक्टर दौड़ते हुए आए और बताया कि मेगन ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन वो बहुत अधिक खून बहने के कारण शायद ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएगी। कैसियस का दिल बैठ गया और वो तेजी से अस्पताल के कमरे की ओर भागा। इस समय मेगन की हालत बहुत नाजुक थी। वह अपनी नवजात बेटी को कैसियस को सौंपना चाहती थी। उम्मीद करती थी कि वह भी एमी की तरह बड़ी होकर वयस्क बनेगी। कैसियस ने अपनी दिवंगत पत्नी के बारे में सोचा और अंततः मेगन के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि उसके कंधों पर एक और जिम्मेदारी आ गई है और दूसरी ओर एबी हैंडसम गाइड के मार्गदर्शन में आखिरकार उन्होंने अभूतपूर्व आनंद का अनुभव किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि लोग विलासिता से शराब पी सकते हैं और सुंदर संगीत में गा और नाच सकते हैं, जिससे उसके यहाँ रहने का निर्णय और भी दृढ़ हो गया। उत्साह के बाद एबी ने अनजाने में देखा कि वह हैंडसम व्यक्ति चुपके से जहाज के केबिन में जा रहा है। वह जिज्ञासु होकर देखने गई। अंदर देखा कि वहाँ तार और विस्फोटक भरे हुए हैं। एक अंतहीन स्विच विशेष रूप से ध्यान खींचता है। तभी वह हैंडसम व्यक्ति दौड़ते हुए आया और समझाया कि उन्होंने जहाज के नीचे विस्फोटक लगाए हैं। अगर कभी यह जगह खतरे में आ गई तो निवासी गुप्त रास्ते से निकल जाएंगे और यहाँ को ध्वस्त कर देंगे। लेकिन दोनों ने कभी सोचा नहीं था कि यह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। उस मकान मालिक ने अपनी नफरत को शांत नहीं किया और उपकरणों को नियंत्रित करके उस काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी राजा के साथ हाथ मिला लिया। मानवीय बुद्धिमत्ता की सहायता से बंदरगाह की प्राकृतिक जल बाधा बेअसर हो गई, जिससे बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी जल के नीचे से या नौकाओं का सहारा लेते हुए जल्दी से जहाज के शिविर में दाखिल हो गए। पर अचानक हमले की वजह से बचे हुए रक्षकों को भारी नुकसान हुआ और निवासी अपनी भूगोलिक लाभ खोकर अंततः ज़ॉम्बी का शिकार बन गए। काशियस को एबी की सुरक्षा की चिंता थी और भीड़ के विपरीत दिशा में खोजते रहे। ज़ॉम्बी को मारते हुए आगे बढ़े और अंततः उन्हें डेक पर लड़ते हुए एबी मिल गई। शायद उत्तेजना के कारण वह गलती से ज़ॉम्बी द्वारा नाव पर गिर पड़ी। नीचे घर के मालिक ने यांग का प्रकट होना देखा। वह अंततः बदला लेने का मौका पा गया, लेकिन काशियस ने हाथ पर हाथ धारकर नहीं बैठा। उसने उसके हाथ को पकड़कर जोर से मारा, जिससे नाजुक उपकरण तुरंत निष्क्रिय हो गया। जब ज़ॉम्बी नियंत्रित करने की क्षमता समाप्त हो गई तो बेचारा बूढ़ा जल्दी ही वार किया गया। अच्छी बात यह थी कि इस कैंप साइट ने पहले से ही पीछे हटने का रास्ता छोड़ रखा था। कई बचे हुए लोग सुरंग के माध्यम से नदी के दूसरी तरफ भाग गए। पंप चालू करने की तैयारी कर रहे थे, तभी शुएगे ने कहा रुको, क्योंकि आईबी अभी भी नाव पर थी। काशी उसी रास्ते में एक पतवार से संग शिवांग को गिरा देता है। आईबी ने अनजाने में उसकी कलाई पर वह कंगन देखा जो उसने अपने पिता के लिए खुद बनाया था, लेकिन लड़की के पास सोचने का समय नहीं था। शाशी उसे जबरदस्ती खींचकर सुरंग में ले गया। शुए नानहाई ने देखा कि दोनों बच गए हैं, तुरंत वायरलेस रिमोट दबा दिया और पूरा जहाज एक पल में आग के गोले में बदल गया। हालांकि सबकी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। शिविर नेता गर्दन पकड़े हुए चलकर आए। वह पहले की लड़ाई में ज़ॉम्बी द्वारा काटा गया था, पर वायरस अभी तक फैला नहीं था कि वह काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी द्वारा गिरा दिया गया। सोचा नहीं था कि ज़ॉम्बी राजा भी विस्फोट में जीवित बच जाएगा। कैसियस तुरंत आगे बढ़ा और उससे भिड़ने लगा। एबी ने जमीन से पिस्तौल उठा ली और पहचान लिया कि सामने का ज़ॉम्बी राजा उसके पिता ही थे, पर जिन्होंने उसे पाला पोसा वही कैसियस भी शिकार बन गए। संकट का सामना करते हुए एबी ने आखिरकार निर्णय लिया और काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी राजा पर गोली चलाई। आखिरकार अब यह उसका पिता नहीं रहा। कार्शियस ने बचे हुए लोगों के साथ समुद्र में दूरस्थ द्वीप की ओर देखा। उन्होंने वहां एक नया मानव समूह स्थापित करने का निर्णय लिया। उपरोक्त ही मौन क्षेत्र की पूरी सामग्री है। कोई संदेह नहीं कि पहले जिस महिला ज़ॉम्बी को कैसियस ने मारा था वह एबी की मां ही थी। केवल इतना कहा जा सकता है कि सारी फिल्म कथा संयोग मात्र है। छोटी लड़की और बड़े पेड़ का संयोजन पहले रिलीज हुई अंतिम उत्तरजीवी से काफी मिलता जुलता है। अच्छा, आज के लिए इतना ही। हम अगली बार फिर मिलेंगे।